नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल स्टडी जीके विद जाखड़ सर में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं और हमने विकारी शब्दों में 4 संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण का अध्ययन किया। तत्पश्चात हमने शब्द निर्माण की जो 4 इकाइयों के बारे में बात की थी कि शब्द निर्माण की 4 इकाइयां होती है। किसी भी शब्द का निर्माण है वो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय से किया जा सकता है। इसके अलावा है जो संयोग से भी कोई पद निर्मित हो सकता है। और इन चारों मुख्य इकाइयों में अपन समास का अध्ययन कर चुके हैं। दोस्तों, आज हम शब्द निर्माण की एक दूसरी इकाई के बारे में बात कर रहे हैं जो रहेगा हमारे पास संधि के रूप में। जब बात संधि की आती है तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये विचार उठने लगते हैं, ये विषय है थोड़ा मुश्किल है, समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों, अपन मिलकर है इसको थोड़ा आसान करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने शब्द की कि संधि शब्द का मतलब क्या होता है। दोस्तों, प्राय हम जब सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर पढ़ने में आता है कि दो देशों के मध्य संधि हो गई, ठीक है। यानी कि वहां पर हम इसका तात्पर्य ले सकते हैं कि संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, जोड़ या जोड़ना, या अपन इसको कह सकते हैं मेल, दो लोगों के मध्य मेल जोल हो गया, या कह सकते हैं समझौता हो गया। क्या कह सकते हैं? समझौता हो गया। संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़ना होता है, मेल करना होता है या समझौता करना होता है। ये तो बात है इसके शाब्दिक अर्थ की। बात करें इसके विलोम की कि संधि का विलोम क्या होता है दोस्तों, तो जी संधि का विलोम होता है विग्रह। क्या होता है? विग्रह। और दूसरा इसका एक और विलोम होता है विच्छेद। कौन सा होता है जी? विच्छेद। संधि के 2 विलोम होते हैं। विग्रह शब्द हमने समास में पढ़ा था कि समास विग्रह कीजिए, लेकिन समास का विलोम व्यास होता है। क्या होता है? व्यास होता है। वी धन आस यानी कि दूर बैठाना, और समास समयोग आस यानी कि पास बैठाना। विग्रह शब्द हमने पढ़ा तो समास में है, लेकिन संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है या विच्छेद होता है। बहुत कम चांस होता है कि हमसे ये पूछा जाए कि संधि का विलोम बताइए और दोनों के दोनों ऑप्शन में आ जाए। यदि दोनों में से एक होता है तो हमारा उत्तर दोनों में से एक ही रहेगा। लेकिन यदि खुदा न खास्ता दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, उस समय हमें प्रायिकता देनी होगी विग्रह को, कि संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह होता है, यदि दोनों ऑप्शन में दिए हो उस समय। ठीक है जी। अब देखिए, संधि शब्द का जो निर्माण है वो हुआ है जी समयोग धी से। क्या हुआ है? समयोग धी से है जो संधि शब्द का निर्माण हुआ है। कई बार देखने में आता है कि बच्चे ये पूछते हैं कि संधि शब्द कौन सा सही है, ये सही है या ये सही है। तो दोस्तों, वहां पर ये नियम लगता है, और ये उदाहरण है जी व्यंजन संधि का। कौन सी संधि का है? व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि का एक नियम है कि यदि मैं के बाद में मैं धन कैसे मैं तक कोई वर्ण आता है, मैं हलंत हो, क्या हो? मैं हलंत हो, और उसके बाद में कैसे मैं तक कोई भी वर्ण आ जाए, तो मैं का, किसका जी? इस मैं का या तो बन जाता है अनुस्वार। क्या बन जाता है? अनुस्वार बन जाता है। और या फिर पंचम वर्ण, जो सामने वर्ण आया है, जो सामने वर्ण आया है इसका पंचम वर्ण है वो बन जाएगा। यानी कि मैं के बाद में ढ आया है तो मैं का क्या बन जाएगा? न बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पंचम वर्ण बन जाएगा। पंचम वर्ण सामने वाले का पंचम वर्ण में है जो मैं बदल जाएगा। यानी कि यहाँ पर सम है,
तो सामने ध है और ध का त थ द ध न पंचम वर्ण होता है न, तो न में बदल गया और बाकी वैसे का वैसे होता है। और यदि हम पंचम वर्ण नहीं लिखना चाहते तो हम वहां पर अनुस्वार लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, संधि। तो दोनों ही सही होते हैं, संधि भी सही है और संधि भी सही है। एक में न का प्रयोग होता है और एक में अनुस्वार का प्रयोग होता है, लेकिन सही दोनों ही होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी परिभाषा की कि संधि होती क्या है। हमारे पास कोई भी शब्द होता है, जैसे अपन एक शब्द लेते हैं, अपन शब्द ले लेते हैं, एक आसान सा वर्ड लेते हैं, विद्यालय। ठीक है जी, कहते हैं इस शब्द में संधि बताओ, तो अपन करेंगे क्या, विद्या जो मूल शब्द है उनको छांट लेंगे, विद्या योग आल्य, विद्या योग आल्य। क्या कहता है कि जहां पर दो वर्णों का, एक इसका और एक इसका, क्योंकि संधि के अंदर कितने पदों का प्रयोग होता है, दो पदों का प्रयोग होता है। एक तो होता है जी प्रथम पद का, एक प्रथम पद और एक होता है द्वितीय पद का। वही हमारे पास है, एक प्रथम पद है और एक द्वितीय पद है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, ठीक है जी, यानी कि ये प्रथम पद है और इसका अंतिम वर्ण क्या है हमारे पास, झा। और दूसरे में कह रहा है कि द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, क्या हो जाएगा, प्रथम वर्ण, यानी द्वितीय पद ये है तो इसका प्रथम वर्ण ये हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्या है अपने पास, प्रथम वर्ण है द्वितीय पद का, और यहाँ पर अपने पास यहाँ पर है जो अंतिम पद है, अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान नहीं है, बल्कि जब हम ध्यान को अलग करेंगे, वी के साथ एक बार छेड़छाड़ नहीं करेंगे, केवल ध्या की बात करेंगे, तो अपने जब इसको अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर या है और या के अंदर से जब अपने आ निकाल देंगे तो यह बच जाएगा हलंत, यह क्या बच जाएगा, हलंत बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, इसके आ की मात्रा है तो आ यहाँ पर यह अलग हो गया, और सामने क्या है इसके, आल्य है, सामने क्या है, आल्य है। ठीक है जी, तो इसका तो ये द्वितीय पद था, इसका प्रथम वर्ण, और इसके साथ में ये इसका अंतिम वर्ण था। इन दोनों का योग होता है, किनका, प्रथम पद के अंतिम वर्ण का और द्वितीय पद के प्रथम वर्ण का क्या होगा, योग होता है। कोई जरूरी नहीं है कि योग होने के बाद में सदैव यहीं पर परिवर्तन हो, यहीं पर सदैव विकार हो, कहीं और पर भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है, देखने में आता है कि कार्य कहीं और हो रहा होता है, ठीक है जी, और उसका परिणाम है, उसका फल है कहीं और आ रहा होता है, ऐसा भी होता है। किस प्रकार, पहले इसकी बात करते हैं कि अपन जब यहाँ पर अंतिम वर्ण को निकालेंगे तो आ गया और आ के अंदर आ का योग कर दिया, तो जी ये आ और आ मिलकर क्या बन गया, आ ही बन गया। और यहाँ पर विद्य था अपने पास, तो इसको अपने क्या कर दिया, विद्य। अब इसके अंदर जी यह के अंदर हलन था और इसमें आ जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा अपने पास विद्या। अब इसको चाहे यूं लिख लो और चाहे अपने यूं लिख लो, एक ही बात है। ठीक है जी, और आ जो इसमें मिल चुका था वो यहाँ पर आ गया, बाकी ले का ले वैसे हो जाएगा, तो ये अपने पास विद्यालय शब्द एक निर्मित हो जाता है। ठीक है जी, तो अपन परिभाषा क्या दे सकते हैं कि जब दो वर्णों का मेल हो, दो वर्णों के मेल से होने वाले, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को, विकार यानी कि परिवर्तन, विकार यानी कि परिवर्तन को संधि कहते हैं, संधि कहते हैं।
एक बार थोड़ा सा पुनः रिपीट करते हैं इसको। देखिए दोस्तों कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, मेल या समझौता, और इसका विलोम होता है विग्रह या विच्छेद। दोनों आते हैं तो विग्रह को प्राथमिकता देनी है अपन को। उसके बाद में जो संधि शब्द है वो समयोग धी से निर्मित हुआ है, ठीक है जी, जिसमें व्यंजन संधि का उदाहरण लगा है, व्यंजन संधि का नियम लगा है। मैं के बाद में कैसे मैं तक कुछ भी आता है तो क्या हो जाता है, या तो अनुस्वार बन जाएगा या फिर पंचम वर्ण बन जाता है। तो इस प्रकार हम न पंचम वर्ण युक्त और अनुस्वार युक्त दो शब्दों का निर्माण करते हैं, दोनों के दोनों ही सही होते हैं। बात करते हैं परिभाषा की, तो परिभाषा में दो पदों का इस्तेमाल किया जाता है, प्रथम पद और द्वितीय पद का जी। प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होता है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण अपन यूं लिख लेते हैं कि अपन के पास यहाँ पे 3 वर्ण है और इधर भी अपने पास 3 वर्ण है, तो इसका तो क्या हो जाएगा, अंतिम पद अंतिम वर्ण ये प्रथम पद का और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, यानी इन दोनों का जब आपस में मेल हो जाएगा, इन दोनों का जब आपस में मेल हो जाएगा और मेल होने के बाद में कुछ जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं, संधि कहते हैं जी। ठीक है, इसको परिभाषित इस प्रकार किया है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को, इस विकार को क्या बोला जाएगा, संधि बोला जाएगा। अब दोस्तों लगभग विकार होता है यहाँ पर, कहां पर, यानी कि अंतिम वर्ण में और प्रथम वर्ण में, यहीं पर होता है। लेकिन कई बार देखने में आता है कि विकार कहीं और पर भी हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे राम योग अयन, राम योग अयन, तो यहाँ पर अंतिम और प्रथम मिलकर क्या बना रहे हैं, रामा, क्या मिला रहे हैं, रामा, और ये का ये आ गया, न के स्थान पर हो जाता है मित्रों अण। तो जहां पर दो वर्णों का मेल हुआ इसको तो कहते हैं दोस्तों प्रधान संधि, क्या कहते हैं, प्रधान संधि बोली जाती है। तथा इस न का अण बनना, न का अण बन गया, इसको कहा जाएगा दोस्तों गौण संधि। क्या कहा जाएगा, गौण संधि इसको कहा जाएगा। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं अपन संधि के भेदों की ओर। जब संधि के भेदों की बात की जाती है तो जी संधि के भेद होते हैं 3। कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। लेकिन 3 ही क्यों होते हैं, देखिएगा, हम जब वर्णमाला पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं, स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं। वहां पर स्वर और व्यंजन का अध्ययन करते हैं। और हमने अभी पढ़ा कि वर्णों का मेल होगा, यदि स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ में मेल होता है तो वहां पर होती है जी स्वर संधि। कौन सी होती है, स्वर संधि। यदि स्वर का व्यंजन के साथ, या फिर मैं कहूं कि व्यंजन का स्वर के साथ, या व्यंजन का व्यंजन के साथ, या इसमें अपन तो अयोगवा शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसमें से एक को विसर्ग बोला जाता है, विसर्ग के साथ स्वर या विसर्ग के साथ व्यंजन। ठीक है जी, यदि स्वर के साथ स्वर का योग होता है तो संधि कौन सी होती है, स्वर संधि होती है। लेकिन यदि स्वर के साथ में व्यंजन आ जाए, या व्यंजन के बाद में स्वर आ जाए, या व्यंजन के साथ व्यंजन आए, तो वहां पर सदैव कौन सी होती है संधि, व्यंजन संधि होती है। और यदि विसर्ग के साथ में स्वर आए या विसर्ग के बाद में व्यंजन आए तो वहां पर संधि होती है जी विसर्ग। इसलिए हम हिंदी में है जो 3 प्रकार की संधियां पढ़ते हैं। एक है जी हमारे पास स्वर संधि, दूसरी है जी व्यंजन संधि, और तीसरी है जी विसर्ग संधि। तीसरी है विसर्ग संधि। 3 प्रकार की संधियां पढ़ते हैं। लेकिन कितने प्रकार से होती है,
यदि पूछा जाए कि संधि कितने प्रकार से होती है, ठीक है, तो प्रकार लिखने हैं 4 प्रकार से। संधि कितने प्रकार से होती है? 4 प्रकार से होती है। एक को कहते हैं जी अपने आदेश की संधि। क्या कहते हैं? आदेश की संधि कहते हैं। अब देखो कि आदेश की संधि क्या होती है कि हमारे पास कोई वर्ण है और हम उस वर्ण के स्थान पर कोई नया वर्ण लगा रहे हैं अर्थात बदल रहे हैं। मैं यूं कहूं कि जहां किसी वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण आए, ठीक है जी, पहले से कोई वर्ण है और उस वर्ण के स्थान पर दूसरा आ जाएगा। किस प्रकार से? देखिएगा, जैसे मैं यूं लिखूं कि सदयोग गति, ठीक है, या अपन लिखते हैं वाक योग में, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर जो अपने पास ये द हलंत है या मैं हलंत है, यहां पर ये परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, यानी कि इनके स्थान पर है दूसरे वर्ण आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? दूसरे वर्ण आ जाएंगे। जैसे कि मैं के स्थान पर क्या आ जाएगा? या तो इसका तीसरा आएगा या इसका पंचम वर्ण आएगा। क्या हो जाएगा? वांग्मय। वांग्मय, या फिर अपन इसको कह सकते हैं वाग्मय, ठीक है। इस प्रकार जहां पर भी पंचम वर्ण बदल जाए, क के बाद में मैं आ रहा है इसलिए पंचम वर्ण भी आ सकता है। यदि तीसरा आता है तो कौन सा होगा? शाबाश, सतगति, ठीक है। तो अपने एक वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण लेके आ रहे हैं, वहां पर क्या हो जाएगा? आदेश की संधि होती है। वहां पर क्या हो जाएगी? आदेश की संधि होती है। दूसरा है जी अपने पास आगम, आगम की संधि, ठीक है, यानी कि कोई भी नया शब्द लेकर आना। जहां नया वर्ण योग के स्थान पर आए, ये योग होगा, वहां पर क्या आ जाएगा? कोई नया वर्ण आ जाएगा। जैसे कि अपन बात करते हैं वियोग छेद, वियोग छेद, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? वी का तो वी आएगा, लेकिन योग के स्थान पर ई के बाद में छ आ गया तो क्या हो जाएगा? च आ जाता है, विच्छेद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हम लिखते हैं समयोगकार, क्या हो जाएगा? मैं का अनुस्वार बन गया और से आ गया योग के स्थान पर, संस्कार। तो योग के स्थान पर कहूं या कोई वर्ण नहीं है, लेकिन अपन एक नया वर्ण लेकर आगे, एक नया वर्ण लेकर आगे, इसी को बोला जाता है आगम की संधि, ठीक है जी। तीसरा हमारे पास होता है लोप की संधि। कौन सा होता है? लोप की संधि। किसी वर्ण का संधि करते समय लोप होना, लोप होना क्या कहलाता है? लोप की संधि कहलाता है। जैसे हम लिखते हैं प्राणिन योग विज्ञान, प्राणिन योग विज्ञान लिखते हैं। अब क्या हो जाएगा दोस्तों? जब यहाँ पर इसका संधि की जाएगी तो इसके अंदर से है जो न है वो कट जाएगा, न है वो चला जाएगा जी, ठीक है दोस्तों। चौथा है जी प्रकृति भाव की संधि। संधि करते समय कोई परिवर्तन नहीं होता,
यानी कि है वैसे का वैसे ही ये पड़ा रहेगा। जैसे अपन करते हैं प्रातः योग काल, प्रातः योग काल, तो ये है वैसे का वैसे ही रहेगा, कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ, सिर्फ योग है संधि करते समय हट जाता है, बाकी वैसे का वैसे ही है। इसको बोला जाता है प्रकृति भाव की संधि। तो जब भेदों की बात की जाए तो अपने को 3 बताने हैं, और संधि कितने प्रकार से होती है, तो 4 प्रकार से होती है। और इनका जो उपयोग है मोस्टली व्यंजन संधि में किया जाता है। कहाँ पर? व्यंजन संधि में किया जाता है दोस्तों। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब बात करते हैं जी अपन स्वर संधि की। हमसे शायद पूछे कि स्वर संधि क्या होती है, या स्वर संधि की परिभाषा पूछे, भेद पूछे, इस प्रकार शायद, या विलोम पूछे, लेकिन उदाहरण अवश्य देता है। स्वर संधि की बात करें तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि स्वर कितने होते हैं स्वर संधि के लिए। तो दोस्तों जो स्वरों की संख्या होती है वो अपने पास होती है 11। कितने होते हैं जी? 11 स्वर होते हैं मूल रूप में। ठीक है जी, 11 स्वर होते हैं मूल रूप में। कौन कौन से? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 11 स्वर है। अब इन स्वरों का यदि आपस में एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप हो रहा है, एक दूसरे के साथ में ही ये जुड़ रहे हैं, ठीक है जी, यदि ये स्वर एक दूसरे के साथ में ही जुड़ रहे हैं 11 के 11, तो वहां पर क्या होती है? स्वर संधि होती है। इसको मैं यूं परिभाषित कर सकता हूं कि स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है जी, स्वर के साथ स्वर का मेल, यानी कि इस योग से पहले भी स्वर आएगा और इस योग के बाद में भी क्या आएगा? स्वर ही आएगा। इस योग से पहले भी स्वर होगा, कोई भी हो सकता है इनमें से, और इस योग के बाद में भी स्वर होगा, कोई भी हो सकता है इनमें से, तो वहां पर सदैव क्या होगी? स्वर संधि होगी। अब देखिए योग किस प्रकार हो सकता है कि हम ए के साथ में ए का योग पढ़ते हैं, ए के साथ में ए का योग पढ़ते हैं। 11 स्वर है और सारों का आपस में होता है, तो मैं यूं लिख सकता हूं कि स्वरों की संख्या है 11, तो 11 गुणा 11 कितने नियम हो सकते हैं? 121 नियम है जो स्वर संधि के हो सकते हैं। ए के साथ में ए का मेल, खुद के साथ में, ए का आ के साथ में, ए का ई के साथ में, बड़ी ई के साथ में, ऊ के साथ में, बड़े ऊ के साथ में, अरी के साथ में भी होगा जी, ए के साथ में भी होगा इसका मेल, आई के साथ में भी होगा जी, ओ के साथ में भी होगा, और लास्ट में रह गया अपने पास बड़ा ओ। इन सब के साथ में है ए का योग होगा। अब अकेला ए का ही नहीं होगा, ए का आ का भी इनके साथ में होगा। लेकिन यदि ए का हो रहा है, अकेले एक बार ए की बात करते हैं कि यदि ए का इनके साथ में मेल हो रहा है कि ए या आ रहा है, तो ये बनाएगा आ। ठीक है, आ का ई के साथ में हो रहा है या बड़ी ई के साथ में हो रहा है, तो ये बनाता है ए। यदि ए का ऊ के साथ में हो रहा है तो ये बनाता है ओ। यदि ए का अरी के साथ में होता है तो ये बनाता है अर। यदि ए का मेल है आई के साथ में होता है
तो ये बनाता है जी ए, और यदि इधर होगा इस प्रकार से, यानी कि आपस में। अब इसी प्रकार आ से चलेगा, जो ए बनाएगा वही चीज आ बनाएगा, जो ए के साथ मिलने से होगा वही चीज है आ के साथ मिलने से भी होगा। तो अपन इसको यूं कह सकते हैं कि यदि ए या आ, इनका जोड़ा ले लेते हैं कि ए या आ जब आपस में मिलेंगे तो आ बनाएंगे, और यदि ये दोनों हैं ई के साथ में या ई के साथ में मिलेंगे तो ए बनाएंगे, और यदि ऊ और ऊ के साथ मिलेंगे तो ओ बनाएंगे। ठीक है, ए या आ है री के साथ मिलेंगे तो अर बनाएंगे, ए और आई के साथ में आई बनाएंगे, और ओ और औ के साथ में औ बनाएंगे। ई और ई आपस में यदि मिल रहे हैं तो ये बड़ी ई बनाते हैं, ऊ और ऊ आपस में मिल रहे हैं तो ये बड़ा ऊ बनाते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले अपन इन तीन की बात करते हैं कि यदि ए या आ, किन किन की, ए या आ की बात करते हैं। यदि ए या इस प्रकार से लिखते हैं, आसान रहेगा थोड़ा, कि ए के बाद में क्या आ जाए, ए आ जाए, या फिर ए के बाद में क्या आ जाए, आ जाए, या फिर आ के बाद में क्या आ जाए, ए आ जाए, या फिर आ के बाद में क्या आ जाए, आ जाए। जहां पर भी ये आएगा, ठीक है। इसी प्रकार इससे आगे ई था कि ई के बाद में ई आए, बड़ी ई आए, बड़ी ई के बाद में छोटी ई हो, या बड़ी ई के बाद में बड़ी ई हो, ये चारों आए, या फिर ऊ के बाद में ऊ, बड़ा ऊ हो, या फिर क्या हो, छोटा ऊ हो, और बड़े ऊ के बाद में बड़ा ऊ, ये चारों आए। तो जहां पर भी समान जाति वाले आपस में मिलेंगे स्वर, वहां पर सदैव होती है जी कौन सी, दीर्घ संधि। कौन सी होती है, दीर्घ संधि होती है। ठीक है, स्वर संधि का ही भेद है एक दीर्घ संधि। आगे बढ़ते हैं कि यदि ए के बाद में, छोटा रूप कर लेते हैं अपन इसको, या बड़ा ऐसे ही चलने देते हैं, कि ए के बाद में ई आ रहा है, या ए के बाद में बड़ी ई आ रहा है, या आ के बाद में ई और बड़ी ई आ रहा है। ठीक है जी, इस प्रकार से। या फिर आ के बाद में ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ रहा है, या फिर ए के बाद में री आ रहा है, या आ के बाद में री आ रहा है। यदि ये नियम लगता है तो वहां पर सदैव होती है दोस्तों गुण संधि। कौन सी होती है, गुण संधि होती है। तीसरे की बात करते हैं अपन कि यदि ए के बाद में ए आ जाए, ए आए, या फिर ए के बाद में ओ आए, या ए के बाद में औ आए। ठीक है जी, तो यहाँ पर दोस्तों होती है अवृद्धि संधि। कौन सी होती है, अवृद्धि संधि। इनसे बनेगा क्या, उनकी बात एक बार बाद में करेंगे, एक बार जुड़ने की बात कर रहे हैं सिर्फ। अब देखिए कि ए से लेकर ए और आ के साथ में हमने ए का, ठीक है जी, ई का, ऊ का, री का, ए का और ओ का, सारों का मेल कर लिया। बात करते हैं ई की। यदि ई के साथ में क्या आ जाए, ई के साथ में ई तो आ गया, ठीक है। ई के साथ में कोई भी क्या आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए, और बड़ी ई के साथ में क्या आ जाए, कोई भी भिन्न स्वर आ जाए। यानी ई के सामने ई नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी भिन्न स्वर हो, या फिर ऊ के बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो, या फिर बड़े ऊ के बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो, या फिर री के बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो। ठीक है जी,
तो वहां पर सदैव कौन सी संधि होती है दोस्तों? यहाँ पर होती है सदैव यण संधि। कौन सी होती है? यण संधि होती है। उसके बाद में बात करते हैं अगले की, कि यदि ए हो और ए के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, या फिर ऐ के बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो, ओ के साथ या औ के साथ में कोई भी भिन्न या असमान स्वर आता है, तो दोस्तों यहां पर होती है सदैव अयादि संधि। तो वर्णों के या स्वर के इसी विश्लेषण के कारण है, इनके आपसे इसी मेल के कारण है, जो स्वर संधि को है 5 भागों में बांटा जाता है। स्वर संधि को कितने भागों में बांटा जाता है? 5 भेदों में बांटा जाता है। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद कितने होते हैं दोस्तों? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। चलो जिक्र करते हैं अब अपने इसके पहले भेद का। पहला भेद रहेगा हमारे पास दीर्घ स्वर संधि। पहला भेद रहेगा दोस्तों अपने पास दीर्घ स्वर संधि। स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है जी। दीर्घ, दीर्घ होता है दोस्तों बड़ा। क्या होता है? बड़ा। जहां पर 2 समान स्वर मिलकर बड़े रूप में सामने आएंगे, वहां पर सदैव दीर्घ स्वर संधि होती है। यानी कि अपन इसको यूं लिख सकते हैं कि ए के बाद में या फिर आ के बाद में ए या आ आता है। अब एक तो अपने उसको इस क्रम में लिखते हैं, सेम ही चीज है कि ए के बाद में ए या आ के बाद में ए या फिर आ। ठीक है जी। यदि ए के बाद में ए आता है या ए के बाद में आ आता है, और आ के बाद में ए आए या फिर आ के साथ में आ जाए, तो दोस्तों बनेगा क्या? सदैव आ ही बनेगा। क्या बनेगा? सदैव आ ही बनेगा। और आ बड़ा होता है, दीर्घ होता है। ठीक है, इसलिए इसको दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। इसी प्रकार से इसकी परिभाषा भी दे सकते हैं यदि देना चाहें, कि जब ए या आ के साथ में ई या ई के साथ में उ या ऊ के साथ में क्रमशः तीनों का योग होने पर आ, ई और ऊ सामने आते हैं, तो उस समय वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। यानी कि इसको अपन यूं लिख सकते हैं कि ए, आ, ई, उ और उ के साथ ए, आ, ई, उ और ऊ का मेल होने पर क्रमशः आ, ई और ऊ बने, वहां पर सदैव दीर्घ स्वर संधि होती है। चलो बात करते हैं पहले भेद की पर, दीर्घ स्वर संधि। इसका जो पहला नियम है कि ए या आ के साथ में, ए या आ के साथ में यदि ए या आ आता है, ए या आ के साथ में क्या है? ए या आ आता है, तो क्या बनाता है दोस्तों? आ। क्या बनाता है? आ बनाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे अपने पास एक शब्द है प्रेरणास्पद। ठीक है जी। क्या हो जाएगा इसका? अब अपने लिए शब्द आएगा कि निम्न शब्द में संधि बताइए, और अपने को इसका विच्छेद करना
पड़ेगा। तो पहली अपने को पहचान ये रखनी है कि यदि किसी शब्द के प्रारंभ में, मध्य में या अंत में, यानी कि अपने को मूल शब्द पहचानना है। सबसे बड़ी शर्त अपनी क्या है कि अपने पास शब्दों का भंडार होना चाहिए, अपने को मूल शब्द पता होना चाहिए। अपने को मूल शब्द पहचानना है। हमने ये पहचाना कि मूल शब्द प्रेरणा होता है या प्रेरणा होता है, तो प्रेरणा शब्द होता है। ठीक है जी। उसके बाद में ये कह रहा है कि क्या आएगा, एस पद आएगा या आस्पद आएगा। तो अपने पास वो शायद 4 ऑप्शन देगा इस प्रकार से। चार ऑप्शन देगा। एक में लिखेगा एस पद, एक में लिखेगा आस्पद। इस प्रकार से अपने को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है जी। और अपने को इनमें से पहचान करनी होगी कि यदि ए या आ के बाद में ए या आ हो तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। और यहाँ पर ये आ बना भी रहा है, आ बना भी रहा है, अणा है यहाँ पर। तो ये आ तो है, लेकिन अब इनके जो मूल शब्द है वो क्या है। तो शायद हमें यूं पता लग जाए कि एक तरफ तो हमारे पास प्रेरणा है, और प्रेरणा शब्द हमको पता लगते ही हमारे पास शब्दों का इतना भंडार आ जाएगा, इतना ज्ञान हमको पता चल जाएगा कि अब हमें जो ऑप्शन है वो 4 में से नहीं बल्कि 2 में से चुनना है, बल्कि 2 में से ही चुनना है। तो हमारा उत्तर क्या रहेगा, ये हमने काटा, ये हमने काटा। अब हमारे पास यहाँ पर एस पद है और आस्पद है। तो दोस्तों एस पद नहीं होता बल्कि क्या होता है, आस्पद होता है। क्या होता है, आस्पद होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रेरणा योग आस्पद, प्रेरणा योग आस्पद। ठीक है जी। यानी कि आ और आ मिलकर क्या बना रहा है, आ और आ मिलकर क्या बना रहा है, आ बना रहा है। इसको देखें, अलग अलग करते हैं। प्रे का प्रे कर दिया अणे, अणे हलंत कर दिया अपने, इसके अंदर से आ निकाल लिया। ठीक है जी, आ निकाल लिया। प्रेरण कोई शब्द नहीं होता, केवल सुलभता के लिए बता रहा हूं कि इसमें से आ निकाल लिया, स्वर निकाल लिया। स्वर निकालने के बाद में व्यंजन आधे रूप में आ गया, मूल रूप में आ गया अपने। और सामने है जी आस्पद। क्या है जी, आस्पद। तो अपन है स्पद अलग कर लिया और आ इसका अलग निकाल लिया। आ और आ मिलकर क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। ठीक है जी, आ और आ मिलकर क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। और प्रेरण में इनको जोड़ दिया, प्रेरण में इनको जोड़ दिया। तो अणय के साथ में आ जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, अणा बन जाएगा। और बाकी स्पद का स्पद इसके साथ में जोड़ दिया तो क्या हो गया, प्रेरणास्पद हो गया। इसी प्रकार से कुछ अन्य उदाहरण है दोस्तों, जैसे हास्यास्पद है, जैसे जठराग्नि है, जैसे श्रद्धांजलि है, जैसे गीतांजलि है, जैसे उत्तरार्थी है, जैसे शिवालय है, जैसे विद्यालय है, जैसे कंठ का किरण है। कीजिए दोस्तों फटाफट। क्या हो जाएगा, हास्य योग आस्पद, हास्य योग आस्पद। ठीक है जी। का क्या हो जाएगा, जठर योग अग्नि, जठर योग अग्नि। यानी यहाँ पर तो ए और आ का योग हो रहा है, ए और आ का योग हो रहा है। यहाँ पर ए और ए का योग हो रहा है। श्रद्धांजलि, श्रद्धा शब्द होता है, श्रद्धा योग अंजलि। ठीक है जी। गीतांजलि, गीता योग
अंजलि हो जाएगा। पुत्र योग आरती हो जाएगा। कहीं पर अर्थी भी देखने को आता है। शिवाल्य शिव योग आल्य हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार विद्या योग आल्य। कंटका किरण कंटक योग आकीर्ण हो जाएगा। ठीक है जी। इसी प्रकार है छात्रावास छात्रावास, इसी प्रकार है कारावास, इसी प्रकार है कारागार कारागार, इसी प्रकार है अक्षांश, इसी प्रकार है अक्षांश, इसी प्रकार है दोस्तों अभयारण्य, इसी प्रकार है अभयारण्य। ठीक है जी। इसी प्रकार है जैसे रामायण, ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है दोस्तों। शायद इसमें संधि न पूछा जाए, लेकिन ये शब्द शुद्धि के अंतर्गत बहुत देखा जाता है। किसमें? शब्द शुद्धि में ये बहुत आता है। ठीक है, और ये आता है अपवाद के रूप में। किसमें आता है? अपवाद के रूप में। बात करते हैं इनके बारे में भी। छात्रावास का जैसे क्या हो जाएगा? छात्र योग आवास, छात्र योग आवास हो जाएगा। कारागार का कारायोग आगार क्या हो जाएगा? कारायोग आवास। कारावास का कारायोग आवास, कारागार का कारायोग आगार हो जाएगा। अक्षांश का अक्षयोग अंश, अक्षयोग अंश। ठीक इसी प्रकार जैसे मुक्तावली, जैसे मुक्तावली है, जैसे कवितावली है, क्या हो जाएगा? मुक्ता योग। मुक्ता मुक्ता कहते हैं दोस्तों मोती को, और उनकी लड़ी अवली, या इसको आवली भी देखने में मिलता है। अवली या आवली। कवितावली, कविता योग अवली, कविता योग अवली, कवितावली। अब बात करते हैं अभयारण्य की। अभय योग अरण्य, अभय योग अरण्य, जंगल। अरण्य होता है दोस्तों जंगल। अभय जहां पर भय न हो, जहां पर भय न हो। इसका जब शब्द शुद्धि की बात आती है तो किताबों में अक्सर अभयारण्य आधे भय के रूप में लिखा जाता है, लेकिन यह शुद्ध होता है, शुद्ध रूप पूरे में आएगा, भय पूरा आता है। उसके बाद में आता है जी रामायण, राम योग अयन, राम योग अयन। तो जहां पर बात की जाए कि राम का, मैं ए और ए मिलकर आ कर लिया, तो यहां पर तो हो गया जी दीर्घ संधि। यहां पर कौन सी है? दीर्घ संधि है। यदि विच्छेद इस प्रकार से किया जा रहा है इसका, तो दीर्घ संधि रहेगी। लेकिन अपवाद कैसे है कि इसकी संधि रामे योग अन भी होती है, रामे योग अन भी होती है, यह भी रामायण ही होता है। और ये कौन सी है? अयादि संधि का नियम लगता है यहाँ पर। यहाँ पर ये जो न है ये अनय में बदलता है। न किस में बदलता है दोस्तों? अनय में बदलता है। और ये व्यंजन संधि का अपवाद है, व्यंजन संधि का नियम भी लगता है। इसलिए रामायण शब्द अपवाद के रूप में भी पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे भेद की ओर। दूसरा भेद कांजी को दीर्घ का दूसरा नियम है जी अपने पास ई का, कि ई के बाद में या फिर बड़ी ई के बाद में क्या आ जाए? ई या फिर बड़ी ई आ जाए। यानी कि इस ई के बाद में ई हो या फिर बड़ी ई हो, या फिर बड़ी ई के बाद में छोटी ई या बड़ी ई आ जाए। कोई सा भी आपस में एक दूसरे के आमने सामने हो, हमेशा ये बड़ी ई ही बनाता है। ठीक है जी। इस प्रकार अपन लिखते हैं कपीस। कपीस क्या हो जाएगा? मूल शब्द होता है कपि, कपि धन ईश, कपि धन ईश। यहाँ पर जो छोटी ई थी और इधर जो बड़ी ई है, ये दोनों मिलकर बड़ी ई के अंदर आ गई। ठीक है जी। और इसके अंदर जो मूल शब्द था वो यहाँ पर रह गया कप।
और ये बड़ी ई इसमें मिलकर इसको बनाएगी कपी, और श का स इसके अंदर जोड़ दिया जाता है, ये कपी से बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे रविंद्र है, जैसे मुनीश्वर है, जैसे नारीश्वर है, जैसे फणींद्र है, रवि योग इंद्र, क्या हो जाएगा? रवि योग इंद्र। रवि के अंदर छोटी की मात्रा आती है, बहुत सारी पुस्तकों में या नामों में रविंद्र ऐसा लिखा हुआ आता है जो कि गलत है। रविंद्र में हमेशा बड़ी की मात्रा ही आती है। मुनीश्वर, मुनि योग, मुनि योग ईश्वर, मुनि योग ईश्वर, मुनीश्वर होता है। नारी योग ईश्वर, नारी योग ईश्वर, नारीश्वर होता है। फणी, फणी कहते हैं जी सर्प को, फणींद्र। इसी प्रकार जैसे बहुत बार देखने को मिलता है अभिष्ट, अभिष्ट शब्द अभियोग इष्ट, अभियोग इष्ट, अभीष्ट। इसके बाद में अपन बात करते हैं जैसे कि श्रीश, जैसे कि श्रीश क्या हो जाएगा? श्री योग ईश, श्री योग ईश। श्रीश कहते हैं विष्णु को, श्री कहते हैं लक्ष्मी जी को, श्री कहते हैं लक्ष्मी जी को, इंदिरा को। ठीक है जी। इसके बाद में जैसे बात करते हैं अपने हरीश की, ठीक है जी, यानी कि हरि योग ईश, जो हरि का भी स्वामी है वो हरीश है। जैसे रजनीश, जो रात्रि का स्वामी है, रजनीश। जैसे गौरीश, गौरीश क्या हो जाएगा? गौरी योग, गौरी योग ईश। यानी कि जहां पर ई के साथ में, छोटी ई के साथ में चाहे छोटी ई आ जाए, ठीक है जी, छोटी ई के सामने चाहे बड़ी ई आ जाए, बड़ी ई के सामने चाहे बड़ी ई आ जाए, ठीक है जी, या बड़ी ई के सामने चाहे छोटी ई आ जाए, कोई से भी आपस में सजातीय ई योग करे, एक दूसरे के सामने आए, तो वहां पर सदैव परिणाम क्या रहेगा? हमारे पास बड़ी ई ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, और वहां पर सदैव कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। ये दीर्घ संधि का कौन सा नियम था? दूसरा नियम था। तीसरे नियम की ओर चलते हैं इसके। तीसरा नियम है कि ऊ के सामने क्या आए? ऊ आए। ऊ के साथ यदि ऊ का योग हो, यानी छोटा ऊ आए या फिर बड़ा आए, या बड़े के सामने छोटा या फिर बड़ा ऊ आए, परिणाम हमेशा क्या रहेगा? हमारा बड़ा ऊ ही रहेगा। परिणाम क्या रहेगा दोस्तों? बड़ा ऊ ही रहेगा। जिस प्रकार हम लिखते हैं वधु, वधु योग उत्सव, वधु योग उत्सव, ठीक है जी। यहाँ पर बड़ा ऊ है और यहाँ पर छोटा ऊ है, और ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ ही बनाएंगे। ठीक है जी। तो वधु बाकी है वैसे का वैसे, ठीक है जी, यानी कि वध और इसमें से बड़ा ऊ निकाल लो। वधु शब्द का अंदर से है, जो वधु शब्द के अंदर से है ऊ निकाल दिया तो ये वध बच गया, और उसके बाद में क्या आया है? ऊ आया है, यानी इसके सामने उत्सव है, तो ये दोनों ऊ मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ बनाएंगे। ठीक है जी। तो हमने इस ध के अंदर क्या जोड़ दिया? बड़ा ऊ जोड़ दिया। ठीक है जी, हमने ध में बड़ा ऊ जोड़ दिया। अब पीछे क्या बच गया था? आधा तय और शव, आधा तय और शव, तो हमने क्या लिख दिया? वधुत्सव। ठीक है जी। इसी प्रकार जैसे गुरु उपदेश होता है, गुरु उपदेश होता है, इसी प्रकार जैसे भानुद्य है, क्या हो जाएगा?
वधूलास हो जाएगा। शाबाश कीजिएगा। गुरु योग उपदेश, गुरु योग उपदेश, गुरु उपदेश। भानु योग उदय, भानु योग उदय। वधु योग उल्लास, वधु योग उल्लास। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि सुक्ति, इसी प्रकार से जैसे भुर्जा, इसी प्रकार से जैसे भूद्रव, इसी प्रकार से जैसे चमुर्जा, चमुत्साह है। ठीक है दोस्तों, कीजिएगा। जैसे लघुर्मी, हाँ सुयोग उक्ति, सुयोग उक्ति। छोटा ऊ है और छोटा ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं, दोनों ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, बड़ा ऊ बना रहे हैं, इसलिए बड़ा ऊ आएगा। बाकी है वैसे का वैसे। भू, भू ऐसे लिखा जाता है। और ऊर्जा, भूमि में भूमि की ऊर्जा भूर्जा होती है। भू योग उदरव, उदरव हो गया। चमू योग, चमू सेना, सेना की ऊर्जा चमुर्जा। सेना का उत्साह चमू उत्साह होता है। ठीक इसी प्रकार लघुर्मी होती है, लघुर्मी। ठीक है जी। लघु योग उर्मी, लघु योग उर्मी। लहर, छोटी लहर को लघुर्मी बोला जाता है। सरयुर्मी, सरयुर्मी, सरयू की जो लहरें होती है सरयुर्मी होती है। तो यहाँ पर क्या है जी कि यदि छोटे ऊ के बाद में छोटा ऊ आ जाता है, ठीक है जी, बड़े ऊ के बाद में छोटा ऊ आ जाता है, या छोटे ऊ के बाद में बड़ा ऊ आ जाए, ठीक है जी, या बड़े ऊ के बाद में बड़ा ऊ आ जाए, तो हमेशा परिणाम क्या रहेगा हमारे सामने, बड़ा ऊ रहेगा। और यहाँ पर सदैव कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होती है। एक बार इस पे पुनः नजर डालते हैं। अपने 3 नियम किए थे जी। ए के साथ में आ योग, ए योग आ। एक नियम ये किया था। दूसरा किया था जी ई के साथ में ई, बड़ी ई। और ऊ के साथ में ऊ, ऊ के साथ में ऊ। यहाँ पर हमने देखा कि ये आ बना रहा था, यहाँ पर ई बना रहा था, और यहाँ पर ऊ बना रहा था। यानी ए के या आ के साथ में ए या आ ही आते हैं तो क्या परिणाम होगा, आ बनेगा जी। ई या बड़ी ई के सामने ई या बड़ी ई आते हैं तो बड़ी ई ही बनेगा। तीसरा, ऊ या बड़े ऊ के सामने ऊ या बड़ा ऊ आए तो परिणाम बड़ा ऊ ही रहेगा। ठीक है जी। जैसे देश योग अटन, देश योग अटन लिखा हमने, यहाँ पर हमारा परिणाम क्या आया, ए के साथ में ए जोड़ दिया, आ बन गया, देशाटन हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर है, जैसे अति योग ईव जोड़ दिया, क्या हो गया, अतीब हो गया। अति योग ईव अतीब हो गया जी। ठीक है जी। और जैसे सरयू योग उर्मी क्या हो जाएगा, सरयुर्मी हो जाएगा। ठीक है जी। तो हमारे पास एक नियम हो चुका है स्वर संधि का पहला। दूसरे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नियम हमने दोस्तों किया था इसका गुण संधि। दूसरा नियम है जी गुण संधि का।
वहां पर तो सजातीय स्वर आपस में मेल खा रहे थे, सजातीय स्वर है आपस में मेल खा रहे थे, यानी कि ए और आ आपस में, ई और ई आपस में, उ और उ आपस में, और उनका परिणाम भी है सजातीय ही निकल रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा अलग है। क्या हो जाएगा कि ए या आ के साथ में, ए या आ के साथ में क्या आ जाता है, ई या ई आए। ए या आ के साथ में क्या है, पहला नियम है गुण संधि का कि यदि ए या आ के बाद में ई या ई आए तो क्या बनाएंगे, आई। क्या बनाएंगे, आई, आई, और आई, 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 क्या बनाएंगे, आई। ठीक है। इसी के अंदर दूसरा है जी कि ए या आ के बाद में यदि क्या आ जाए, उ या उ आए तो क्या बनाएगा, औ। क्या बनाएगा, औ, औ, औ। और तीसरा है जी ए या आ के बाद में री आ जाए, री आ जाए तो क्या बनाएगा, अर बनाएगा। क्या बनाएगा दोस्तों, अर बनाएगा। और जहां पर भी इस प्रकार से आपको कोई भी उदाहरण है विच्छेद के रूप में दिखाई दे, वहां पर सदैव है गुण संधि होती है। कौन सी होती है, गुण संधि होती है। यहाँ पर दीर्घ संधि के अंदर क्या हो रहा था, उसकी जो पहचान थी इन तीन रूपों में आ रही थी, यानी कि आ बड़ी ई और बड़ा ऊ, आ बड़ी ई और बड़ा ऊ। वहीं पर यदि इसकी पहचान की बात करें, इसकी पहचान की बात करें तो जहां पर आपको यूं दिखाई दे कि या तो ऊपर ए लगा हुआ है, या ओ लगा हुआ है, या है र है, या फिर ऊपर र है, वहां पर क्या होता है, मोस्टली गुण संधि होती है। क्या होती है, वहां पर गुण संधि होती है। चलिए पढ़ते हैं उदाहरण की ओर। जैसे कि रमेश, सुरेश, दिनेश, ठीक है जी, महेश या महेश्वर, कमलेश्वर। ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा, जैसे कि रमेश है तो रमेश में क्या हो जाएगा, हाँ रमा, रमा कहते हैं लक्ष्मी को हो, जो लक्ष्मी का ईश है वो रमेश है। सूर्य देवता को कहते हैं और जो उनका स्वामी है वो सुरेश है, यानी इंद्र। जो दिन का स्वामी है उसका जो ईश है, दिन का जो ईश है दिनेश। किसे कहते हैं, सूर्य भगवान को कहते हैं महेश्वर। महायोग ईश्वर, महान है जो ईश्वर महेश्वर, इसको कहते हैं शिव को कमलेश्वर। कमला का जो ईश्वर है कमलेश्वर, विष्णु को कहते हैं जी। ठीक है जी। इसी प्रकार जैसे द्वारकेश हो गया, क्या हो जाएगा दोस्तों, द्वारकेश। क्या होगा, द्वारका योग ईश, द्वारका योग ईश। ये द्वारकेश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब शब्द शुद्धि आती है तो वहां पर द्वारिका की शब्द शुद्धि पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है, द्वारका की शब्द शुद्धि पूछी जाती है। और अपने लिए वहां पर द्वारिका ऐसे न लिखकर द्वारिका ऐसे लिखा जाता है, जो कि गलत होता है। द्वारिका में मात्रा नहीं आती, द्वारका होता है। क्या होता है, द्वारका होता है। इसी प्रकार जैसे प्रेक्षक हो गया, क्या हो जाएगा इसका, जैसे उपेक्षा हो गया, प्रयोग इक्षक, प्रयोग इक्षक, उपयोग इक्षा, उपयोग इक्षा। ठीक है जी। यानी कि ए आ रहा है और ए के बाद में ई आए, ए के बाद में ई आ जाए
चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, कोई मतलब नहीं है। और योग से पहले ए या आ हो और योग के बाद में ई या बड़ी ई हो और वो ए का निर्माण करे, तो वहां पर कौन सी संधि होती है? गुण स्वर संधि होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुछ अन्य उदाहरणों की ओर। ये थे ए के उदाहरण। अब देखिएगा ओ के उदाहरणों की ओर। जैसे कि अपन पुस्तकों में देखते हैं कि उदाहरण दीजिए या सह उदाहरण, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, वहां पर आता है। सो उदाहरण या जैसे गंगोरमी होता है, जैसे जलोरमी होता है। ठीक है जी, क्या हो जाएगा इसका? सहयोग उदाहरण। सहयोग उदाहरण। सहयोग उदाहरण क्या होता है? सो उदाहरण होता है। सहयोग उदाहरण सो उदाहरण होता है। ठीक है जी, गंगा योग उर्मी, गंगा योग उर्मी, जल योग उर्मी, जलोर्मी होता है। जैसे प्राणोत्सर्ग, जैसे मरणोपरांत। ठीक है जी, जैसे मरणोपरांत क्या हो जाएगा? प्राण योग उत्सर्ग, प्राण योग उत्सर्ग। ठीक है जी, जैसे करुणोत्पादक, मरण योग उपरांत, मरण योग उपरांत, करुणा योग उत्पादक, करुणा योग उत्पादक। तो यहाँ पर क्या है जी कि ए के बाद में उ आता है। ए के बाद में क्या है? उ आ रहा है। ठीक है जी, सब जो सह को जब अलग करेंगे तो सह धन ए बन गया, सह हलंत में आ गया, सह हलंत में आ गया, ए उसके पीछे है, तभी तो पूरा सह बना है। तो ए के साथ में क्या आ गया? उ आ गया, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? ओ बना रहे हैं। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे। तो क्या हो गया? सहयोग उदाहरण, सो उदाहरण। गंगा, आ योग उ, आ के साथ में उ मिला तो ओ बन गया गंगोर्मी। जल योग उर्मी, जलोर्मी हो गया। ए योग उ, प्राणोत्सर्ग हो गया। मरण योग उपरांत, मरणोपरांत हो गया। करुणा योग उत्पादक, करुणोत्पादक हो गया। ए के साथ में आ आया, सॉरी, ए या आ के साथ में ई या ई आता है तो आई बनाएगा, और ए या आ के साथ में उ या औ आता है तो ओ बनाएगा। ठीक है दोस्तों। तीसरा है जी अपने पास अरी। क्या कहता है कि यदि ए या आ के बाद में क्या आए? री आए। ए या आ के बाद में क्या आए? री आए। यदि ए या आ के बाद में री आता है तो क्या बना रहा है? अर बना रहा है। ठीक है जी, क्या बना रहा है? अर बना रहा है। ए आता है तब तो ए रहेगा रहेगा, ए आता है तब तो ए रहेगा रहेगा। ठीक है जी, और री किस में बदल रहा है? रे में। यदि आ भी आ रहा है तो भी ए ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि बात करें अपन, लिखते हैं कि राजयोग ऋषि, राजयोग ऋषि। ठीक है जी, क्या हो जाएगा इसका? राजर्षि हो जाएगा, राज ऋषि नहीं होगा, राज ऋषि नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? राजर्षि। अब यहाँ पर ए योग री है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? अर बना रहे हैं। ठीक है जी, यानी जय का क्या रहेगा? जय ही रहेगा। और ये री का क्या बना रहा है? रे बना रहा है। तो मैं रे यहाँ पर तो ऐसे लिख नहीं सकता जी। रे आधा हमेशा कहाँ पर आता है? रे पे ऊपर आता है और बाद वाले पे आता है। ठीक है जी,
आएगा इससे बाद वाले पे, उच्चारण इससे पहले होगा। तो ये क्या है? राजर्षि है। क्या है? राजर्षि है। ठीक इसी प्रकार जैसे शीतर्तु, जैसे वर्षर्तु, जैसे राजर्चा, जैसे ग्रीष्म ऋतु, सप्तऋषि, सप्तर्षि। ठीक है जी। क्या हो जाएगा? इसका होता है जी शीत योग ऋतु। क्या होगा? शीत योग ऋतु, ए और री मिलकर। ठीक है जी। वर्षा योग ऋतु, वर्षा ऋतु नहीं है, वर्षा है। राजयोग ऋचा। ठीक है जी। ग्रीष्म योग ऋतु, सप्त योग ऋषि, सप्त योग ऋषि। ठीक है दोस्तों। तो जहां पर भी क्या हो कि ए या आ के बाद में री दिखाई दे जाए, वहां पर क्या आएगा? अर आएगा। वहां पर क्या आएगा? अर आएगा। और ए बनने के बाद में जो रे है वो रे रेप, रे कौन सा हो जाएगा हमारे पास? रेप बचेगा। ये किस पे आएगा? ऊपर आएगा, यानी कि इस लाइन से ऊपर लगेगा और बाद वाले पे लगता है। ठीक है जी। बोला उससे पहले जाता है, लगता बाद में है। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। एक बार थोड़ा सा पुनः इसका रिवीजन करते हैं। पहला नियम है इसका गुण संधि का कि यदि ए या आ के बाद में, क्या है जी, कि यदि ए या आ के बाद में ई या ई आता है तो ए हो जाएगा। जिस प्रकार हम बोलते हैं राकेश, क्या बोलते हैं? राकेश बोलते हैं। तो क्या हो जाता है जी? राका धन ईश, राका धन ईश। यानी कि आ आया है और आ के बाद में हमारे पास क्या है? आ के बाद में क्या है? बड़ी ई है। तो आ और ई, आ और ई मिलकर क्या बना रहे हैं? दोनों ए बना रहे हैं। आ और ई मिलकर क्या बना रहे हैं? ए बना रहे हैं। क्या हो जाएगा? राकेश। जैसे कि हिमोपल, क्या होगा? हिमोपल, हिम योग उपल, हिम योग उपल। उपल पत्थर को बोला जाता है दोस्तों। ठीक है। हिम बर्फ को बोला जाता है, बर्फ का पर्वत है, बर्फ का पत्थर है, वो हिमोपल होता है। ए और उ मिलकर क्या बना रहे हैं? ओ बना रहे हैं। ए और उ मिलकर क्या बना रहे हैं? ओ बना रहे हैं। तीसरा हमारे पास है जी कि ए या आ के बाद में, कि ए या आ के बाद में क्या आ जाए? री आ जाए। ए या आ के बाद में क्या आ जाए? री आ जाए। तो वहां पर क्या होता है? गुण संधि होती है। जैसे हमने अभी उदाहरण लिखे, जैसे महाधन ऋण होता है, क्या हो जाएगा? महर्ण, महर्ण हो जाएगा। या जैसे उत्मर्ण होता है, क्या होता है? उत्मर्ण। उत्तम योग ऋण होता है, उत्मर्ण होता है। तो जहां पर भी ए या आ के बाद में री आ गया, ठीक है, वहां पर क्या बनाएगा? अर बना रहा है। क्या बना रहा था? अर बना रहा है। यानी कि इसका तो क्या बन जाएगा? है बन जाएगा और री का रे हलंत बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो यहां पर सदैव क्या होगी? गुण संधि होगी। आगे बढ़ते हैं अब तीसरे भेद की ओर। तीसरे भेद की ओर बढ़ने से पहले है एक बार पुनः इस पे थोड़ी सी नजर डालते हैं अपने। अपन ये पढ़ा था कि संधि है वो समयोग भी से मिलकर बनी है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जी मेल जोल बढ़ाना, जोड़ना, समझौता करना, मित्रता करना। ठीक है। और जो संधि पद है वो व्यंजन संधि का उदाहरण है, जिसके अंदर मैं के बाद में है, कौन सा लग रहा था? कि मैं हलंत के बाद में है, कै से लेकर मैं तक कोई भी वर्ण आ जाए, ये नियम लग रहा था। और अनुस्वार या फिर पंचम वर्ण बन जाता है। ठीक है।
इसके भेदों की जब अपन ने बात की थी कि भेद कितने होते हैं, तो इसके भेद संधि के होते हैं जी 3। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। और कितने प्रकार से होती है दोस्तों? तो 4 प्रकार से संधि होती है। अपन ने इसके 3 भेदों में से पहले का जो अध्ययन शुरू किया था स्वर संधि का, इसमें पढ़ा था कि यदि स्वर के साथ में, किसके साथ में? स्वर के साथ में यदि स्वर का योग हो तो वहां पर क्या होती है? स्वर संधि होती है। पहला इसका जो भेद था, यानी कि इसके 5 भेदों की बात की थी। पहला भेद था इसका दीर्घ संधि। वहां पर अपन ने ये देखा कि ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में क्या आ रहा था? ए या आ ही आ रहा था, और आ इसका परिणाम था। उसके बाद में ई या ई के बाद में ई या बड़ी ई आ रही थी, और परिणाम बड़ी ई के रूप में आ रहा था। और ऊ या ऊ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ आ रहा था, और परिणाम भी बड़ा ऊ ही निकल रहा था। दूसरा हमने ये देखा गुण संधि में कि ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में छोटी ई या बड़ी ई आ रहा था, और ए आ या ई मिलकर ए है परिणाम दे रहे थे। दूसरा ए या आ मिलकर ऊ के साथ मिलकर है ओ परिणाम दे रहे थे, और ए या आ है री के साथ मिलकर है जो अर के रूप में परिणाम दे रहे थे। तो दोस्तों आज है हम यहीं पर संधि को विराम देते हैं। कल हम इससे अगले नियम, अगले भेद की ओर बढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास अच्छी लगे दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक और प्रेस का बटन दबाइए। जय हिंद दोस्तों।